शॉर्ट हैंड है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज बल, लोरेंट्ज फोर्स या लोरेंट्ज बल क्या होता है? ये बल होता है जैसा कि कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करता है तो उन दोनों के कारण जो कंबाइंड फोर्स लगता है उस कंबाइंड फोर्स को लोरेंट्ज फोर्स बोला जाता है। जैसा कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्रॉस वाला B, और उसके अंदर कोई पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल या क्यू आ सकता है, v वेलोसिटी से गति करता हुआ आता है, v वेलोसिटी से गति करता हुआ आता है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। तो उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है q इंटू E, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? उसको लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा q b क्रॉस b हो जाएगा, और इन दोनों का कंबाइन जो होगा उसे बोला जाता है लोरेंट्ज फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के कंबाइन को बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। यहां से अगर मैं क्यू कॉमन ले लेता हूं तो क्यू ई प्लस v क्रॉस v, ये आ जाता है लोरेंट्ज फोर्स का मान। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे से गति कर रहा है, हमेशा बल नहीं लगाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे मोशन कर रहा है। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर तो लगाएगा, उसके भी बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्स, कौन कौन से कंडीशन में फोर्स लगाएगा, कौन कौन से नहीं लगाएगा। लेकिन एक जो सबसे बेसिक सी बात, ये तो लोरेंट्ज फोर्स हो गया, एक सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकल के ऊपर क्या करता है? फोर्स तो लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, किसी भी पार्टिकल के ऊपर बल तो लगाता है, लेकिन उसका बल लगाने का काम क्या होता है? उस बल लगाने का काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना या चेंज करने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है? स्पीड को बढ़ाने का काम करता है या स्पीड को घटाने का काम करता है, स्पीड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो पार्टिकल की स्पीड पर कोई फर्क नहीं डालता है। अरे इसके चाल के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है, ये किस पर फर्क डालता है? डायरेक्शन पर, दिशा परिवर्तित करने का काम करता है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। और ये दोनों ही चीजें क्या करती है? अरे एक वेग होता है, उस वेग के अंदर क्या होती है? एक तो होती है उसकी स्पीड या मैग्नीट्यूड, और एक होती है उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम तो करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगेगा कितना? q e बाई n, और इस एक्सीलरेशन त्वरण के कारण क्या होगा? इसकी स्पीड चेंज होगी। लेकिन ये जो करता है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। अरे ये जैसे कि v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा v ही, ओ सॉरी, स्पीड हमेशा v ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अरे डायरेक्शन तो चेंज होती है, जैसे कि लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था कि क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि इस क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा q v स्पीड से, तो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में,
वेलोसिटी चेंज करने का काम तो करता है, लेकिन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों से कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो आओ अब कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस देखते हैं। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, उसके लिए केस देखते हैं। आवेशित कण का पथ सरल होगा ये, चार्ज पार्टिकल पाथ स्ट्रेट पाथ, और इफ यदि हम क्या क्या करें तो आवेशित कण का आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होगा यदि, कौन कौन सी कंडीशन आई, देखो पहला कंडीशन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, तो उस कंडीशन के अंदर तो पाथ सरल रेखीय होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो इसके कारण जो नेट लोरेंज फोर्स होगा वो भी जीरो होगा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन तो होना है ही है। केस अगर मैं सेकंड की बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर जीरो हो, यहाँ पर ऊपर में क्या बोल सकता हूँ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में गति, किसी आवेशित कण की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में गति, तो उसके लिए पहला केस क्या हो, यदि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो लोरेंज फोर्स जीरो हो जाएगा। सेकंड केस, यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, इसके अंदर दो कंडीशन है, यदि v इक्वल टू रेस्ट से पार्टिकल शुरू होगा, v इक्वल टू रेस्ट से शुरू होगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से शुरू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बल लगाता है, अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन के अनुदिश, और अगर नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन लगाता स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो लोरेंज फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखीय, सरल रेखीय हो जाएगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेगा तो, और यदि वेग हो, वेग नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक, यदि वेग हो कण के पास में, लेकिन वो वेग किस दिशा में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अगर हो वेग, तो भी सेम बात होगी कि लोरेंज फोर्स तो जीरो होने से रहा, लोरेंज फोर्स तो जीरो होने से रहा, तो पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। थर्ड आप मैं क्या बोल सकता हूं
थर्ड बात मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड नॉन इक्वल टू जीरो हो जाए। अरे कंडीशंस देख रहे हैं, तो अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो एक चीज हो सकती है, अगर रेस्ट में होगा तो क्या आएगा, बल ही नहीं लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो लोरेंट्ज फोर्स भी जीरो, तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन यदि वेग पैरेलल हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो होता है। अरे क्यू वी क्रॉस बी, तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्यू यू बी साइन थीटा। यदि साइन थीटा का मान जीरो, पैरेलल का मतलब जीरो, साइन थीटा का मान जीरो, तो लगने वाला बल भी जीरो, तो बल जीरो तो लोरेंट्ज फोर्स भी जीरो। तो इस कंडीशन के अंदर भी पार्टिकल के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, पार्टिकल मोशन नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा हो जाए कहीं पर। फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ना हो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ना हो सकता है जहां दोनों फील्ड हो, और दोनों फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ना हो, तो फिर इस कंडीशन के ऊपर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है, तो उस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर आ जाए। देखो, अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड में जाएगा, तो दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तो फोर्स तो दोनों के कारण ही लगेगा, फोर्स तो दोनों के कारण ही लगेगा। लेकिन यदि दोनों का बलों का मान बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लोरेंट्ज फोर्स का मान जीरो हो जाएगा। अरे अगर बराबर हो जाएगा इनका वैल्यू, तो बराबर होने का मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर बराबर होना, डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के अपोजिट होना, तो इस कंडीशन में लोरेंट्ज फोर्स जीरो, तो लोरेंट्ज फोर्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लोरेंट्ज फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं Q इंटू ई, ये होता है माइनस क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ से Q से Q चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस वी क्रॉस बी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा B क्रॉस B, और यहाँ से B लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन B, जहां पर कब, जब लोरेंट्ज फोर्स, नेट फोर्स पार्टिकल पर जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा इसके ऊपर इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो लोरेंट्ज फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी q by v होगा, तो उस कंडीशन पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये होता है लोरेंट्ज फोर्स, और उसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल आवेशित करने की गति, अलग-अलग कंडीशंस होती है। तो ये सरल रेखीय पाथ में हो सकता है मोशन। अब बात करते हैं, लोरेंट्ज फोर्स पर ही बेस्ड होता है एक चीज, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी भी चार्ज पार्टिकल या बोले तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी प्रदान करने के लिए करते हैं। तब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन के लिए क्या बोलता है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम हाई वेलोसिटी पार्टिकल, वेरी हाई, वेरी हाई वेलोसिटी, वेरी हाई पार्टिकल,
वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत उच्च वेग प्रदान करने के लिए करते हैं। किसी भी पार्टिकल के, किसी भी आवेशित कण के लिए, या मेनली बोला जाए कि धनात्मक आवेशित, और वो भी कौन से, लार्ज मास वाले, लार्ज मास पॉजिटिव पार्टिकल, उच्च द्रव्यमान वाले, उच्च द्रव्यमान वाले धनात्मक कणों को, उच्च द्रव्यमान वाले धनात्मक कणों को बहुत उच्च वेग प्रदान करने वाली या बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी प्रदान करने वाली डिवाइस होती है साइक्लोट्रॉन। और बहुत उच्च वेलोसिटी हमें क्यों चाहिए होती है? बहुत उच्च वेलोसिटी हमें कभी कभी क्या चाहिए होता है कि जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, तो उनके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर विखंडन के लिए हमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को अगर उसके ऊपर, उस पर पदार्थ के ऊपर टकराते हैं, उससे भेजते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सहयोग करता है। या फिर हो सकता है जैसे कोई सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर धनावेश ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है, या उसके अंदर कोई त्रुटि है, तो उसको दूर करने के लिए चार्ज पार्टिकल फेंका जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर फेंका जाएगा, तो सॉलिड के अंदर आसानी से तो प्रवेश करेगा नहीं, तो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा वेग होगा। अरे किसी भी ठोस के अंदर कोई पार्टिकल कैसे तो प्रवेश कर नहीं सकता, तो अगर उसका बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी होगा, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगा तो वो सॉलिड के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। तो इसका सेकंड यूज ये होता है। थर्ड यूज होता है रेडियो एक्टिव के अंदर, रेडियो एक्टिव पदार्थों के अंदर भी विघटन कराने में इसका काम आता है। तो इस काम के लिए साइक्लोट्रॉन बनाया गया। लेकिन हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल, हाई मास वाले पार्टिकल ही क्यों, उच्च द्रव्यमान वाले पार्टिकल ही क्यों? क्योंकि जो वेग दिया जाएगा उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो उच्च द्रव्यमान वाले पार्टिकल के लिए ही ज्यादा होगी। जिसका द्रव्यमान ही कम है उसकी ऊर्जा ही क्या होगी? अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। हमने उसको वेग तो दे दिया लेकिन उसके पास मास ही बहुत कम, तो उसकी ऊर्जा ही नहीं बनेगी। जब उसकी ज्यादा कोई ऊर्जा ही नहीं होगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब धनात्मक कणों के अंदर कौन कौन से? प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अभी उसकी बात भी करेंगे कि क्यों ये न्यूट्रल पार्टिकल को वेलोसिटी नहीं दे सकता। तो ये तो हो गया बेसिक साइज का काम होता क्या है, काम क्या आता है। लेकिन ये बनेगा कैसे, इसका कंसेप्ट हम देखते हैं। ये बनेगा कैसे? तो कैसे बन सकता है? किसी पार्टिकल को हमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी देनी, किसी कण को हमें बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी देनी, तो हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी के दो रूप होते हैं। एक रूप तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और एक रूप होता है उसका डायरेक्शन। अरे वेलोसिटी के दो रूप होते हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन। दोनों को बदलने पर ही मैग्नीट्यूड ये तो होता है, वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी चाहिए तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, यानी उसका परिमाण चेंज करना पड़ेगा। और किसी भी कण का परिमाण, वेग का परिमाण चेंज करने के लिए हम किस फील्ड का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम क्या करेंगे? किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो उस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, उसका वेग बढ़ाएगा, वेग बढ़ाएगा तो वो उच्च वेग वाला हो जाएगा। लेकिन ये जो वेग होगा, ये वेग, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितनी दूरी पर लगाते हो उस पर डिपेंड करता है उसका वेग। जितनी ज्यादा दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, जितनी ज्यादा समय तक या दूरी तक, कैसे बोल सकते हैं? जैसा कि हम पहला इक्वेशन बोलते हैं तो u प्लस ए तो कांस्टेंट है, तो जितने ज्यादा टाइम तक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा बढ़ना है। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है। टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 2 सेकंड रहेगा तो ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, 4 रहेगा तो और ज्यादा रहेगा,
तो पार्टिकल जितने समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे और उसके अंदर पार्टिकल को मोशन करवाते रहेंगे और फिर वो जाकर के टकरा करके उसका मतलब कि टारगेट पे अपने टकरा करके अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा समय गुजारने के लिए बड़ा सा यंत्र बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा साइक्लोट्रॉन, बहुत बड़ा सा डिवाइस बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता था। यूज के काम में ज्यादा काम नहीं आ पाते। तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है कि ये पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा समय तक, ये पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। तो उसके लिए एक ये हो सकता है कि ऐसा हो कि ये पार्टिकल जैसा यहाँ पर आए, आते ही इसकी डायरेक्शन ऐसी चेंज हो और वापस इसमें इधर आ जाए, वापस डायरेक्शन चेंज होकर के ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और ये पार्टिकल इधर गति करने लग जाए। तो ऐसा तो कब हो सकता है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कब चेंज होता है, जब एसी सोर्स से हम किसी को जोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल नेगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होता है इसमें का। तो जो एक आवृत्ति होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए क्या बोला था, आधे समय पॉजिटिव में आधे समय नेगेटिव के अंदर। तो जैसा आप इधर जाए उस समय तो पॉजिटिव रहे, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर आए, लेकिन ये पार्टिकल अगर सीधा डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्शन चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पार्टिकल इधर वापस चला जाएगा, तो उसका वेग कम हो जाएगा, तो वो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी कि हम इसको वेग तो बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फिर इन सभी का जो बातों का जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष ऐसे निकलता है कि इस पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक के अंदर नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। कैसे, जैसा कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा इधर वाला, इसके अंदर कोई पार्टिकल आए, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाए, ऐसे सोर्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर ये पार्टिकल इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपली इस पर बेस्ड होता है कि अगर पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो पार्टिकल के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड हो पार्टिकल के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड हो पार्टिकल के परपेंडिकुलर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो पार्टिकल की दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड उसके लंबवत दिशा में, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लंबवत दिशा में होगा तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, तभी तो डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जहां पर परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी रखा जाता है और पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा जाता है। तो इसकी अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, होता कैसे है। तो इसके लिए बोला जाता है कि दो मेटल की डीज होती, डी शेप की खोखली डीज होती है, मेटल की डी शेप होती है और अंदर से खोखली होती है, और ऐसी डीज दो होती है, ऐसी दो डीज होती है, ऐसे दो डीज होती है। अब इनके अंदर क्या करते हैं, इन डीज को, दोनों डीज को इनको बोलते हैं डीज, इन दोनों डीज को किसी एसी सोर्स द्वारा जोड़ दिया जाता है। एसी सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, एसी स्रोत का सिंबल ऐसा होता है, इसको किसी एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है। मान लिया इसे D1 बोल दिया, इसे D2 बोल दिया। इसके अंदर एक ऊपर की तरफ मैग्नेट, एक नीचे की तरफ मैग्नेट, एक ऊपर की तरफ मैग्नेट और एक नीचे की तरफ, ये दोनों डीज, ये दोनों डीज ऐसे रखी हुई है, इनके एक मैग्नेट ऊपर की तरफ एक मैग्नेट नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लिया क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ गया क्रॉस वाला। अब इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को यहां पर क्या किया जाता है, विंडो छोड़ा जाता है
और उसके सामने कोई टारगेट पार्टिकल टारगेट रखा जाता है जिस पर इसको टकराना, ये हो गया इसका टारगेट। अब क्या होगा, जैसा कि मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल क्यू रेस्ट में, अगर ये वाला हिस्सा क्यू के अंदर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, ऐसा मान लो, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा क्यू के अंदर। तो जैसे इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसके अंदर पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर आते ही क्या हो गया, ये वाला पॉजिटिव था, अब यहाँ आते ही इस पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखो पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वाला मूव कर रहा है यू, तो उस पर बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, इसे घूमेगा फिर वापस आएगा, घूमते ही इसमें घूमते ही ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, क्योंकि एसी सोर्स है, एसी सोर्स में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसा डिस्टेंस चेंज होती रहती है। तो उसको फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट की जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है इसकी, उच्च आवर्ती सेट की जाती है इसकी। तो उस उच्च आवर्ती के कारण क्या होता है, उस उच्च आवर्ती के कारण ये वाला पॉजिटिव, तो अब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया। जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड इधर वाला नहीं कर रहा इधर, तो अंदर ऐसे घुमाएगा इसको, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसे ऐसे ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय बिताता जा रहा है। अरे जैसे ही इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाएगा, यहाँ पहुंच गया, यहाँ आती मैग्नेटिक फील्ड बल लगाएगा, दिशा बदलेगा, दिशा बदलती, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड इस पर बल लगाएगा, फिर इसकी दिशा चेंज होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो बार बार ये घूम घूम के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता रहेगा, और जितने ज्यादा समय तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। जब इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये इसके सामने यहाँ पर विंडो रहेगा, खिड़की रहेगी, इस खिड़की से होते हुए ये टारगेट पे जाके टकरा जाएगा और अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा होता है ये साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक साउथ, एक नीचे की तरफ नॉर्थ, दो बड़ी बड़ी मैग्नेट रखी जाती है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन बीच को एक ऐसे सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऐसा वाला, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसके अंदर ये पार्टिकल मोशन करेगा। जब उनके अंदर ये पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और ये टारगेट से जाकर के टकरा जाएगा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसका आवर्ती कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो देखो पार्टिकल आधी रीज में पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। 2 पाई आर का मान क्या होता है, एम वी बटा क्यू बी होता है अपॉन वी, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का मान हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये आएगा पूरे साइकिल का टाइम। लेकिन मैं जब एक डीज की बात करता हूँ कि एक डीज के अंदर कितना समय रुकेगा, तो इसका आधा, क्योंकि डीज सेम प्रकार की डीज है, कुछ दूरी पर रखी हुई है, तो सेम प्रकार की डीज है, तो आधा टाइम एक डीज के अंदर टाइम आ जाएगा पाई एम अपॉन बी। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/4 टाइम पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्यू बी बटा 2 पाई एम। अब इस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी, देखो r जो होगा इसका रेडियस, रेडियस r होता है mv अपॉन qb, मैक्सिमम रेडियस की बात की जाए तो mv को बोल सकते हैं p, mv को बोल सकते हैं p, यानी p का मान क्या आएगा, p का मान हो सकता है qbr, p का मान qbr हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, कुबेर का स्क्वायर बाय 2m होता है काइनेटिक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या,
कि जब ये पार्टिकल क्यू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में तो विभवांतर भी होगा, सीधी सी बात है। तो मान लिया इन दोनों के बीच का विभवांतर डेल्टा V। तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, QV, अरे Q इंटू डेल्टा V, इसके बराबर कार्य होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरफ जाने में, D1 से D2 तक जाने में, D1 से D2 तक जाने में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, QdV। तो D2 से D1 आएगा तब भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QdV। यानी एक साइकिल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक साइकिल का मतलब D1 से D2, D2 से D1। एक साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, D1 से D2 और D2 से D1। तो यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स Q डेल्टा V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक साइकिल के अंदर पोटेंशियल के रूप में काइनेटिक एनर्जी 2qV होता है। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। अब इस साइक्लोट्रॉन के यूजेस तो क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करने के अंदर, या रेडियोएक्टिव संस्थानों के रूप में कर सकते हैं, उनका विपणन करवाने में रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के अंदर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो न्यूट्रल पार्टिकल को इसमें गति नहीं करा सकते। लो मास वाले पार्टिकल को भी इसमें गति नहीं करा सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कराते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। ये होता है साइक्लोट्रॉन। धन्यवाद।